जरा सोचिए, एक ऐसी मशीन इतनी बड़ी, इतनी महत्वाकांक्षी कि वो हमारे सूरज को या समझ लीजिए किसी भी तारे को पूरी तरह से घेर ले। एक ऐसा ढांचा जो तारे से निकलती ऊर्जा की हर एक किरण को पकड़ ले और उसी से हमारी पूरी सभ्यता चले। सुनने में कितना अद्भुत लगता है ना। हाँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बोलिए, किसी साइंस फिक्शन कहानी का आप कह सकते हैं क्लाइमैक्स जैसा लगता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है, ये एक असली वैज्ञानिक अवधारणा है। अच्छा। हाँ, इसे डायसन स्फीयर कहते हैं और इसके पीछे का जो आइडिया है वो जितना फैसिनेटिंग है उतना ही सोचने पर मजबूर भी करता है। और आज हम इसी कमाल के और शायद थोड़े डरावने विचार की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास इसके स्रोत के तौर पर द डायसन स्फीयर कंट्रोलिंग स्टेलर एनर्जी से कुछ खास अंश हैं। ठीक है। परत दर परत खोलना, ये है क्या, क्यों सोचा गया, इसे बनाने में क्या मुश्किलें हैं, और अगर हम कभी ऐसा कर पाएं तो मानवता के लिए इसके मायने क्या होंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ इंजीनियरिंग की बात नहीं है, ये हमारी महत्वाकांक्षाओं, हमारी सीमाओं और शायद हमारे भविष्य की दिशा के बारे में भी काफी कुछ कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं सूरज की ऊर्जा से। हमारा तारा हर सेकंड इतनी ऊर्जा बिखेर रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते। अता है, बिल्कुल। स्रोत में लिखा है कि अगर हम इसका सिर्फ 1 अरबवां हिस्सा भी धरती पर यूज कर पाएं तो हमारी आज की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। 1 अरबवां हिस्सा, सोचिए जरा। तो फिर पूरी ऊर्जा पर नियंत्रण, उसका मतलब क्या होगा? तो पहला बड़ा सवाल यही है, क्या इंसान कभी सूरज की इस बेहिसाब शक्ति को पूरी तरह से काबू कर पाएगा? और क्या हमें करना चाहिए? चलिए इसे खोलकर समझते हैं, इस विचार की जड़ों तक चलते हैं। बिल्कुल। तो इस कॉन्सेप्ट का क्रेडिट जाता है माने हुए भौतिक विज्ञानी फ्रीमैन डायसन को। फ्रीमैन डायसन? हाँ, 1960 में उन्होंने एक पेपर लिखा था जिसमें उन्होंने ये क्रांतिकारी विचार सामने रखा। उनका तर्क था कि कोई भी तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता जैसे जैसे उसकी एनर्जी की जरूरतें बढ़ेंगी, हाँ, वो आखिर में अपने तारे की ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। ये एक स्वाभाविक प्रगति होगी। तो ये सिर्फ एक मशीन का आइडिया नहीं था, बल्कि किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन के विकास का एक लॉजिकल अगला कदम था। हाँ, एक तरह से। और फ्रीमैन डायसन ने यह भी सोचा कि अगर कोई एलियन सभ्यता बहुत ज्यादा उन्नत हो गई है तो वो जरूर अपने तारे की ऊर्जा का इस तरह इस्तेमाल कर रही होगी। अच्छा, तो ये एलियंस को खोजने से भी जुड़ा था। हाँ, उनका एक मकसद ये भी था कि हम बाहरी अंतरिक्ष में ऐसी सभ्यताओं की खोज कैसे कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर कोई सभ्यता अपने तारे को इस तरह घेर लेती है तो तारा हमें नॉर्मल तरीके से नहीं दिखेगा, नहीं, बल्कि वो इंफ्रारेड किरणों का, मतलब गर्मी का एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर सारी एनर्जी सोख कर गर्मी के रूप में छोड़ेगा ना। तो सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के लिए एक संभावित सिग्नल हो सकता था। अरे वाह, तो ये एलियन हंटिंग का भी एक तरीका था। खैर, मूल विचार पर वापस आते हैं। डायसन की कल्पना क्या थी? एक ठोस खोल जो सूरज को पूरा ढक ले, क्योंकि स्फेयर यानी गोले से तो यही फीलिंग आती है। हाँ, यही पर एक आम गलतफहमी होती है। नाम बेशक स्फेयर है और शुरू की कल्पनाओं में एक सॉलिड शेल दिखाया भी जाता था, पर डायसन ने खुद साफ किया था कि उनका मतलब जरूरी नहीं कि एक विशाल ठोस ढांचा हो। तो फिर? बल्कि उनका जोर इस बात पर था कि तारे की ज्यादातर ऊर्जा को किसी न किसी तरह से पकड़ा जाए। अच्छा, मतलब तरीका कुछ भी हो, बस ऊर्जा पकड़ में आनी चाहिए। बिल्कुल। तो खैर, असल में ये कैसा दिख सकता है? अगर ठोस गोला नहीं तो क्या? देखिए, एक ठोस गोला बनाने की जो चुनौतियां हैं वो लगभग नामुमकिन है, जैसा कि स्रोत में भी बताया गया है। नामुमकिन क्यों? सूरज का व्यास देखिए, करीब 14 लाख किलोमीटर है। 14 लाख? बाप रे। हाँ, अब उसके चारों ओर एक स्थिर ठोस खोल बनाने के लिए जितना सामान चाहिए होगा, स्रोत में कैलकुलेशन है कि हमें शायद बृहस्पति जैसे विशाल ग्रह को पूरा तोड़कर उसका मटेरियल इस्तेमाल करना पड़ेगा। बृहस्पति को तोड़ना पड़ेगा? और शायद वो भी कम पड़े। ये तो वाकई खगोलीय पैमाना है। मतलब सिर्फ सामान जुटाना ही अपने आप में एक पूरी सभ्यता का प्रोजेक्ट होगा, सदियों का। बिल्कुल। और सिर्फ पदार्थ ही नहीं, ग्रेविटी की समस्याएं भी हैं। ग्रेविटी कैसे? इतना बड़ा ढांचा अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण अस्थिर हो सकता है, या फिर तारे के गुरुत्वाकर्षण से खिंच सकता है, टूट सकता है। उसे स्टेबल रखना
अपनी ऑर्बिट में बनाए रखना, ये इंजीनियरिंग की वो प्रॉब्लम्स हैं जिनके हल आज हमारे पास हैं ही नहीं। समझ गया। तो अगर एक ठोस गोला प्रैक्टिकल नहीं है, तो फिर डायसन के विचार का कोई व्यवहारिक रूप, क्या स्रोत कोई और विकल्प बताता है? हाँ, और यही दिलचस्प बात यह है कि यही वो आइडिया है जिस पर वैज्ञानिक अब ज्यादा ध्यान देते हैं। इसे कहते हैं डायसन स्वॉर्म या डायसन झुंड। झुंड? स्वॉर्म? हाँ, कल्पना कीजिए एक ठोस खोल की जगह अरबों खरबों आजाद छोटे छोटे सैटेलाइट्स या सोलर कलेक्टर्स का एक विशाल झुंड। अच्छा, जो सूरज की परिक्रमा कर रहे हो, ठीक वैसे ही जैसे हमारे ग्रह करते हैं। यानी एक तरह का सैटेलाइट का बादल जी, जो सूरज को घेर ले और हर सैटेलाइट अपनी ऊर्जा इकट्ठी करे। बिल्कुल। ये सुनने में थोड़ा ज्यादा संभव लग रहा है, हालांकि अब भी अविश्वसनीय रूप से जटिल है। संभव तो लगता है, पर जैसा आपने कहा, जटिलता है। उफ, बहुत है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये कोई साधारण सैटेलाइट नेटवर्क नहीं होगा। ये अरबों या खरबों यूनिट्स होंगी। उन्हें आपस में टकराने से बचाना होगा, उनकी ऑर्बिट बनाए रखनी होगी, खराब होने पर मरम्मत या रिप्लेसमेंट करना होगा। वो भी सूरज के इतने करीब, तीव्र गर्मी और रेडिएशन में। हाँ, बिल्कुल। सोचिए जरा। सोचकर इस सिर घूम रहा है। अरबों रोबोट एक साथ काम कर रहे हैं सूरज के चारों ओर। ये कहीं केस्लर सिंड्रोम, मतलब स्पेस डेब्रिस की चेन रिएक्शन का एक स्टेलर वर्जन न बन जाए। एक गलती और पूरा झुंड तबाह। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। स्रोत इसके बारे में चेतावनी देता है। इस झुंड को मैनेज करने के लिए जिस लेवल की ऑटोमेशन, एआई और कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी, वो आज की हमारी कैपेबिलिटी से मीलों आगे है। फिर सवाल आता है ऊर्जा भेजने का। हर कलेक्टर ऊर्जा सोख कर उसे वायरलेस तरीके से, शायद लेजर या माइक्रोवेव बीम के जरिए पृथ्वी या सौर मंडल में कहीं और भेजेगा। वायरलेस पावर ट्रांसमिशन, वो भी इतनी दूरी पर और इतने बड़े स्केल पर। क्या स्रोत इसकी चुनौतियों पर बात करता है, जैसे एनर्जी लॉस या इन पावरफुल बीम्स का कोई और खतरा? हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताता है कि इसमें एनर्जी का काफी नुकसान हो सकता है। कितना? काफी। बीम को एकदम सटीक टारगेट करना होगा। वायुमंडल से गुजरते हुए या स्पेस में फैलने से भी ऊर्जा कम होगी। और हाँ, इतनी शक्तिशाली एनर्जी बीम्स अगर गलत दिशा में चली गई या हथियार की तरह इस्तेमाल हुई, हाँ, तो विनाशकारी हो सकती हैं। ये टेक्नोलॉजी वाकई दो धारी तलवार है। तो तकनीकी चुनौतियां पार करना ही अपने आप में एक महाकाव्य होगा। लेकिन मान लीजिए किसी तरह भविष्य में मानवता ये कर लेती है। हमने सूरज को घेर लिया है, उसकी ऊर्जा हमारे कंट्रोल में है। तब क्या? यहाँ से शायद असली गहरे सवाल शुरू होते हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यहीं पर हम कार्दाशेव स्केल की अवधारणा पर आते हैं। कार्दाशेव स्केल? हाँ, 1964 में सोवियत खगोलशास्त्री निकोलाई कार्दाशेव ने सभ्यताओं को उनकी ऊर्जा खपत के आधार पर बांटने का एक पैमाना दिया था। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। टाइप 1 सभ्यता वो जो अपने ग्रह की सारी ऊर्जा इस्तेमाल कर सके। सही। टाइप 2 वो जो अपने तारे की सारी ऊर्जा। और टाइप 3 वो जो अपनी पूरी गैलेक्सी की ऊर्जा। यही है ना? एकदम सही। और डायसन स्फीयर या स्वॉर्म बनाना किसी सभ्यता के टाइप 2 बनने का, आप कह सकते हैं, एक डिफाइनिंग बेंचमार्क माना जाता है। ये सिर्फ ऊर्जा की बात नहीं है, ये किसी स्पीशीज की अपने कॉस्मिक पड़ोस पर महारत हासिल करने का प्रतीक है। महारत या शायद अहंकार। स्रोत इस पॉइंट पर क्या कहता है? क्या इतनी शक्ति हमें जिम्मेदार बनाएगी या हमें ईश्वर होने का भ्रम देगी? हाँ। स्रोत में एक द्वंद्व का जिक्र था। क्या हम देवता बन जाएंगे या अपना ही विनाश कर बैठेंगे? स्रोत इस सवाल को बहुत गंभीरता से उठाता है। वो तर्क देता है कि इतिहास देखो, जब भी मानवता ने कोई बहुत शक्तिशाली तकनीक हासिल की है, चाहे वो आग हो, परमाणु ऊर्जा हो या अब एआई, हाँ, उसका इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए हुआ है। हमेशा। इतनी असीम ऊर्जा के साथ दांव पर पूरी सभ्यता का अस्तित्व होगा। स्रोत एक संभावना जताता है कि शायद हमें शक्ति को संभाल ही ना पाए। कैसे? ऊर्जा स्रोतों पर कंट्रोल के लिए लड़ाइयां हो सकती हैं, या कोई तकनीकी चूक, कोई बग पूरे सिस्टम को या हमारे ग्रह को खतरे में डाल सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या स्रोत इस पर कोई और नजरिया देता है? क्या कोई पॉजिटिव पहलू भी है, सिवाय इसके कि हमें ढेर सारी एनर्जी मिलेगी? पॉजिटिव पहलू तो विशाल हैं। ऊर्जा की कमी हमेशा के लिए खत्म। हमेशा के लिए? हाँ,
उससे गरीबी, असमानता जैसी कई समस्याएं शायद हल हो सकती हैं। हम बड़े पैमाने पर स्पेस ट्रैवल कर सकते हैं, दूसरे ग्रहों को रहने लायक बना सकते हैं, जिसे टेराफॉर्मिंग कहते हैं। टेराफॉर्मिंग। यार शायद जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी समस्याओं का कोई हल निकाल सकते हैं। लेकिन स्रोत ये भी याद दिलाता है कि हर तकनीकी छलांग अपने साथ अनपेक्षित नतीजे लाती है। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे कि क्या स्रोत किसी खास अनपेक्षित परिणाम का जिक्र करता है? एक दिलचस्प बिंदु जो स्रोत उठाता है वो है पृथ्वी पर सीधा असर। चलिए स्रोत में दिए गए एक काल्पनिक भविष्य के सीन को देखते हैं। ठीक है। मान लीजिए सदियां बीत चुकी हैं, इंसान मंगल और शायद बृहस्पति के चंद्रमाओं पर बस चुका है, पृथ्वी पर ऊर्जा की मांग आसमान छू रही है। तब लॉन्च होता है प्रोजेक्ट हेलियोस। प्रोजेक्ट हेलियोस, नाम तो बड़ा दमदार है। हाँ, हजारों लाखों ऑटोमेटिक ड्रोन्स और नैनो मशीनें एआई से चलती हुई सूरज की कक्षा में भेजी जाती हैं। वो धीरे धीरे एक एक करके शीशे जैसे एनर्जी कलेक्टर लगाना शुरू करती हैं। सालों दशकों तक ये काम चलता है। स्पेस में सूरज के चारों ओर एक जटिल सुनहरा जाल सा बनता जाता है। सुनहरा जाल। और फिर एक दिन यहां बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। पृथ्वी पर सूरज की रोशनी आनी बंद हो जाती है। क्या मतलब? पूरी तरह अंधेरा? नहीं, पूरी तरह नहीं, लेकिन सीधी धूप खत्म, क्योंकि उस विशाल डायसन स्वॉर्म ने सूरज को लगभग पूरी तरह ढक लिया है। ओह। अंतरिक्ष से देखने पर जहां कभी हमारा पीला सूरज धधकता था, वहां अब एक धीमी सुनहरी चमक वाली जटिल मशीन दिखाई देती है। और ऊर्जा अब सीधे पृथ्वी और दूसरी कॉलोनीज तक बीम की जा रही है। दिन और रात का चक्र अब आर्टिफिशियली कंट्रोल होता है। ये कल्पना रोंगटे खड़े कर देती है। एक तरफ इंजीनियरिंग का शिखर, दूसरी तरफ अपने ही तारे से सीधा रिश्ता खत्म। बिल्कुल। ये हमारे मनोविज्ञान पर, हमारे पर्यावरण पर कैसा असर डालेगा? क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है? स्रोत इस पर गहरे सवाल खड़े करता है। सूरज सिर्फ रोशनी और गर्मी का सोर्स नहीं है ना? नहीं, वो हमारे जीवन का, हमारी संस्कृति का, हमारे होने का केंद्र रहा है हमेशा से। सही बात है। उसे इस तरह बंद कर देना, भले ही ऊर्जा के लिए हो, ये एक बहुत गहरा, सिंबॉलिक और शायद साइकोलॉजिकल बदलाव होगा। और यहीं पर जिम्मेदारी का सवाल सबसे बड़ा हो जाता है। हाँ, वो क्षण जब इंसान असल में एक तारे की ऊर्जा का स्विच अपने हाथ में ले लेता है, वो शायद इतिहास का सबसे अहम और सबसे खतरनाक पल होगा। बिल्कुल। स्रोत इसी क्षण पर जोर देता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। वो कहता है कि सूरज सिर्फ एक फ्यूजन रिएक्टर नहीं है जिसे हम इस्तेमाल कर लें। वो हमारा मूल है, हमारा ओरिजिन। हमारी पृथ्वी, हमारा जीवन, सब कुछ उसी से बना है और उसी पर निर्भर है। अगर हमने इस शक्ति को संभालने में कोई गलती की, कोई तकनीकी खराबी, हाँ, या कोई मानवीय भूल, या कोई जानबूझकर किया गया गलत इस्तेमाल, तो हम सिर्फ एक पावर प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम अपने वजूद की बुनियाद को ही हिला देंगे। ये तो बहुत गंभीर चेतावनी है। तो स्रोत के अनुसार डायसन स्फीयर सिर्फ एक तकनीकी सपना नहीं है, बल्कि एक तरह की परीक्षा है। हाँ। मानवता की फाइनल परीक्षा। हाँ, स्रोत इसे लगभग इसी तरह पेश करता है। क्या हम इतनी असीम ऊर्जा, इतनी शक्ति के लायक हैं? हाँ। क्या हम इसे सिर्फ अपनी प्रजाति के भले के लिए नहीं, बल्कि पूरे सौर मंडल के नाजुक बैलेंस को ध्यान में रखते हुए समझदारी और दूरदर्शिता से इस्तेमाल कर पाएंगे? या हम उन बच्चों की तरह साबित होंगे जिन्हें खेलने के लिए आग दे दी गई हो? स्रोत में एक डरावना सवाल है जो मुझे याद आ रहा है। क्या हम खुद एक जलते हुए तारे की तरह बन जाएंगे, अपनी ही हासिल की हुई शक्ति की आग में जलकर खाक? ये सवाल पूरी चर्चा का सार है। तो इन सब का क्या मतलब है? डायसन स्फीयर का विचार हमें भविष्य की असीम संभावनाओं का सपना दिखाता है। ऊर्जा की भरमार, ब्रह्मांड में हमारा विस्तार। लेकिन साथ ही ये हमारी अपनी फितरत, हमारी सीमाओं और हमारी जिम्मेदारियों का आईना भी दिखाता है। तो संक्षेप में कहें तो डायसन स्फीयर मानवता की शायद सबसे बड़ी तकनीकी महत्वाकांक्षा है, टाइप 2 सभ्यता बनने की चाबी। हाँ। लेकिन इसे बनाने की चुनौतियां खगोलीय हैं और इसे संभालने की जिम्मेदारी शायद उससे भी बड़ी। सही कहा। ये सिर्फ इंजीनियरिंग और विज्ञान की कहानी नहीं है, ये दर्शन की, नैतिकता की और हमारे भविष्य की दिशा तय करने वाली कहानी है। और शायद इसीलिए स्रोत का अंतिम संदेश इतना जरूरी और शक्तिशाली है। हाँ, वो आखिरी लाइन जो कहती है, एनर्जी से ज्यादा ये एक वार्निंग है। ऊर्जा से ज्यादा ये एक चेतावनी है, एक रिमाइंडर कि महान शक्ति के साथ महान जिम्मेदारी आती है। क्या हम उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं,
ये सवाल शायद डायसन स्फीयर की तकनीकी संभावनाओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसका जवाब ही तय करेगा कि ये सपना मानवता के लिए वरदान बनता है या अभिशाप। तो अगली बार जब हम सूरज की तरफ देखें तो सिर्फ उसकी रोशनी और गर्मी महसूस न करें, शायद उस अपार शक्ति के बारे में सोचें और उस जिम्मेदारी के बारे में जो उस शक्ति को कंट्रोल करने के साथ आएगी। ये विचार हमें भविष्य की ओर देखने के साथ साथ अपने आज का आकलन करने पर भी मजबूर करता है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये।